अस्सलाम वालेकुम। आज बरोज मंगल 20 फरवरी। RFI बुलेटिन के साथ मैं हूं नारिन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। यूक्रेन और गजा में अमन के लिए सलामती कौंसिल की नाकामी की वजह वीटो पावर रखने वाले ममालिक हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी सफीर मुनीर अकरम का दो टोक बयान। गजा में रिहायशी इलाकों और अस्पतालों पर हमले जारी। अल नसर अस्पताल गैर फाल होने से 8 मरीज इंतकाल कर गए। 24 घंटों में 107 फलस्तीनी शहीद और 145 जख्मी हो गए। सिंध के जिला खैरपुर में तेल और गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त। 14.3 मिलियन क्यूबिक फीट गैस यौमिया हासिल हो सकेगी। तालिबान ने अफगानिस्तान पर अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम होने वाले इजलास में शिरकत के लिए नाकाबिल क़बूल शराइत रखी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ गए। चीन रूस और यूक्रेन को मौलिक हथियार नहीं बेचेगा, चीनी वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह कर दिया। सियाहती मकामात नथिया गली, डोंगा गली, अयूबिया में शदीद बारिश और बर्फबारी के बायस मरी रोड की राब्ता सड़कें ब्लॉक। द्यामीर, अस्तौर और इस्कर्दू के बालाई इलाकों में भी बर्फबारी। गाड़ियों की कतारें। सयाहों और अवाम उन्नास को एहतियात से सफर करने की हिदायत जारी। PSL 9 के चौथे मैच में कोयटा ग्लेडिएटर्स ने दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका के दरमियान खेले जाने वाली सह मुल्की ब्लाइंड क्रिकेट सीरीज का शेड्यूल जारी। इफ्तिताही मैच रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत के दरमियान 22 फरवरी को होगा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी सफीर मुनीर अकरम का कहना है कि यूक्रेन और गजा में अमन के लिए सलामती कौंसिल की नाकामी की वजह वीटो पावर रखने वाले मुल्क हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी सफीर मुनीर अकरम ने कहा है कि सलामती कौंसिल की मुस्तकिल रुकनीत के कुछ फ़ायदे हैं पर नुकसानात ज़्यादा हैं। उनका कहना है कि मुस्तकिल अरकान सिक्योरिटी कौंसिल को वीटो पावर इस्तेमाल करके मफलूज कर सकते हैं। हमारी कोशिश है कि मुस्तकिल अरकान की वीटो पावर को महदूद किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी सफीर का कहना है कि सलामती कौंसिल में नए मुस्तकिल अरकान लाने की कोई तुक नहीं बनती। उन्होंने कहा है कि हमारे ख्याल में ज़्यादा गैर मुस्तकिल मुंतखब नशिस्तें हों और 27 अरकान की कौंसिल बने जिसमें तरक्की पजीर मुल्कों की अक्सरियत होनी चाहिए। मुनीर अकरम का मजीद कहना है कि गजा के मामले पर OIC ने बहुत कोशिशें की। जनरल असम्बली में 2 करारदादें लाए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी सफीर का ये भी कहना है कि सिक्योरिटी कौंसिल में अमरीका ने गजा में जंग बंदी की किसी करारदाद को मंजूर नहीं होने दिया। गजा में रिहायशी इलाकों और अस्पतालों पर हमले जारी हैं। अल नसर अस्पताल गैर फाल होने से 8 मरीज इंतकाल कर गए। गजा की वजारत सेहत की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि 24 घंटों में हमलों में 107 फलस्तीनी शहीद और 145 जख्मी हो गए हैं। फलस्तीनी शोहदा की मजमूई तादाद 29,000 से बढ़ गई है। रमजान तक इसराइली यरगमाली रिहा न होने पर रफा में ज़मीनी ऑपरेशन का ऐलान किया गया है। ताहम यूरोपीय यूनियन ने रफा पर चढ़ाई करने से खबरदार किया है। यूरोपीय यूनियन के वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि रफ़ा पर हमला 15 लाख बेघर फ़लस्तीनियों के लिए तबाहकुन होगा। खान यूनिस में फ़ौज पर हमले किए गए जिसमें कई फ़ौजी हला और मुतअद्दिद ज़ख्मी करने का दावा किया गया है। सिंध के ज़िला खैरपुर में तेल और गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। ऑयल एंड गैस कंपनी के मुताबिक ज़िला खैरपुर की ऑयल फील्ड में मिलने वाले ज़खायर से रोज़ाना 14.3 मिलियन क्यूबिक फीट गैस यौमिया हासिल हो सकेगी। साथ ही पेट्रोल भी निकाला जाएगा। OGDCL ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को लिखे गए खत में बताया है कि मज़कूरा कुएं से यौमिया 93 बैरल खाम तेल भी निकाला जाएगा। OGDCL के मुताबिक सिंध के मुख्तलिफ अजला में तेल और गैस के बड़े ज़खायर मौजूद हैं। सक्खर एयरपोर्ट पर नई टर्मिनल बिल्डिंग और बड़े तैयारों के लिए रनवे बनाया जाएगा। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी के DG खाकान मुर्तज़ा ने ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में कहा कि सिंध हुकूमत एयरपोर्ट की तोसी के लिए ज़मीन फराहम करेगी। सक्खर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे को बोइंग 777 जैसे बड़े तैयारों के लिए वसी किया जाएगा। जैसे ही सिंध हुकूमत ज़मीन फराहम करेगी वैसे ही एयरपोर्ट टर्मिनल की तामीर शुरू कर दी जाएगी। बड़े तैयारों की परवाज़ और लैंडिंग के लिए रनवे को बड़ा और मयारी बनाना होगा। चीनी वजारत ख़ारजा की तर्जुमान ने पाकिस्तान में पुरअमन तरीके से आम इंतखाबात के इनेकाद पर पाकिस्तानी हुकूमत को मुबारकबाद पेश की है। चीनी वजारत ख़ारजा की तर्जुमान माओनिंग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि एक दोस्त हमसाया मुल्क होने के तौर पर चीन पाकिस्तानी अवाम के इंतखाब का मुकम्मल एहतराम करता है। उनका कहना था कि चीन पूरी उम्मीद करता है कि पाकिस्तान में तमाम सियासी जमातें इंतखाबात के बाद सियासी इत्तेहाद और समाजी इस्तेहकाम का मुश्तरका तहफ़्फ़ुज़ करेंगी और कौम की तरक्की और मुस्तक़बिल के लिए मिलकर काम करती रहेंगी।
چین اور پاکستان تصویراتی شراکت دار ہیں۔ چین دور جدید میں ایک مشترکہ معاشرے کی تعمیر کے لیے پاکستان کے ساتھ کام کرنے کا منتظر ہے تاکہ بہتر انداز سے دونوں ممالک کے عوام کو فوائد پہنچ سکیں۔ گلوبل سائبر سیکیورٹی کمپنی کیسپرسکی نے انکشاف کیا ہے کہ سال 2023 میں پاکستان کے اندر سائبر حملوں میں 17% اضافہ دیکھا گیا ہے۔ کمپنی نے سال بھر میں پاکستان پر ہونے والے 1,60,00,000 سائبر حملوں کو ناکام بنایا۔ کیسپرسکی کی جانب سے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں منعقد ہونے والی 9ویں سائبر سیکیورٹی کانفرنس کے دوران ملک میں بڑھتے ہوئے سائبر حملوں اور سیکیورٹی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کمپنی کی جانب سے جاری بیان کے مطابق کیسپرسکی کی ٹیلی میٹری نے 2022 کے مقابلے میں 2023 میں ملک میں مجموعی طور پر سائبر خطرات کی تعداد میں 17% اضافہ دیکھا۔ امریکہ نے اقوام متحدہ میں قرارداد پیش کی ہے جس میں غزہ میں عارضی جنگ بندی اور رفح پر زمینی حملے کی مخالفت کی گئی ہے۔ یہ قرارداد ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب امریکہ کی جانب سے الجزائر کی تیار کردہ ایک قرارداد کو ویٹو کرنے کا عندیہ دیا گیا ہے۔ اس قرارداد میں فوری طور پر انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ قرارداد سے امریکہ، مصر، اسرائیل اور قطر کے درمیان ہونے والی بات چیت خطرے میں پڑ سکتی ہے، جو جنگ میں وقفہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب تک واشنگٹن جنگ سے متعلق اقوام متحدہ کی کارروائی میں جنگ بندی کے خلاف رہا ہے۔ قرارداد کو منظور کرنے کے لیے حق میں کم از کم 9 ووٹوں کی ضرورت ہے اور امریکہ، فرانس، برطانیہ، روس یا چین کی جانب سے ویٹو کا حق استعمال نہ ہونے پر ہی قرارداد منظور کی جا سکے گی۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس کا کہنا ہے کہ طالبان نے افغانستان پر اقوام متحدہ کے زیر اہتمام ہونے والے اجلاس میں شرکت کے لیے ناقابل قبول شرائط رکھی ہیں۔ قطر میں 2 روزہ اجلاس کے اختتام پر گوتریس نے کہا کہ طالبان کے مطالبات میں افغان سول سوسائٹی کے ارکان کو دوحہ میں ہونے والے مذاکرات سے خارج کرنا شامل تھا۔ ایسے سلوک کا مطالبہ بھی کیا گیا جو طالبان کو ملک کے جائز حکمران کے طور پر باضابطہ تسلیم کرنے کے مترادف ہے۔ کسی ملک نے ابھی تک طالبان کو افغانستان کی حکومت کے طور پر تسلیم نہیں کیا اور اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ خواتین کی تعلیم اور ملازمت پر مسلسل پابندی کی روشنی میں طالبان حکومت کو تسلیم کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ تاہم دوحہ میں 2 روزہ اجلاس میں بعض ملکوں کے نمائندے اور خصوصی ایلچی شامل تھے۔ اس اجلاس میں طالبان کو بھی مدعو کیا گیا تھا لیکن انہوں نے مطالبات پورے نہ کیے جانے کی بنا پر اجلاس میں شرکت سے انکار کر دیا۔ چین روس اور یوکرین کو مہلک ہتھیار نہیں بیچے گا۔ چینی امور خارجہ کے مطابق وزیر خارجہ وانگ یی نے 60ویں میونخ سلامتی کانفرنس کے لیے جرمنی میں یوکرینی ہم منصب سے ملاقات کی۔ انہوں نے کہا کہ عالمی صورتحال جس طرف بھی کروٹ بدلے، یوکرین سے تعلقات معمول کے مطابق فروغ پاتے رہیں گے۔ چین متحارب علاقوں یا فریقین کو مہلک اسلحہ فروخت نہیں کرے گا۔ چینی وزیر نے کانفرنس سے اپنے خطاب میں کہا کہ ہم یوکرین میں بحران پیدا کرنے کا موجب یا اس کے حلیف ملک نہیں بنے، اس کے برعکس اتنا ضرور ہے کہ ہم نے اس جنگی بحران میں جلتی پر تیل کا کام بھی نہیں کیا۔ یورپی یونین نے بھی چین سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ روس کو عسکری اور سول تعاون میں استعمال ہونے والی مصنوعات کی برآمدات محدود کرے۔ حوثیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ خلیج عدن میں برطانوی تجارتی جہاز پر حملہ کر کے اسے ڈبو دیا ہے، جبکہ ایک امریکی ڈرون طیارہ بھی مار گرایا ہے۔ حوثی حکومت کے ترجمان یحییٰ سری کا کہنا ہے کہ برطانیہ امریکہ کے حملوں کا بدلہ لے رہا ہے۔ گزشتہ دنوں باب المندب پر برطانوی تجارتی جہاز کو ڈبو دیا گیا تھا۔ یمن فلسطینی نہتے شہریوں پر حملہ کرنے والوں اور اس کے دوستوں کے خلاف کارروائی جاری رکھے گا۔ حملے میں برطانوی جہاز کو تباہ کر دیا گیا ہے جبکہ اس کا عملہ محفوظ ہے۔ حوثی ترجمان کے مطابق خلیج عدن میں ایک امریکی ڈرون طیارے کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے۔ یمن غزہ میں جنگ بندی تک اپنی کارروائی جاری رکھے گا۔ بھارتی حکومت اور کسان یونین کے درمیان معاہدہ نہ ہو سکا۔ کسانوں نے کل سے دہلی چلو مارچ پھر سے شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ کسان یونین کے رہنما سرون سنگھ پنڈر کا کہنا ہے کہ حکومت نے 5 سالہ منصوبہ پیش کیا ہے جس کے مطابق مکئی، کپاس اور 3 مختلف دالوں کو کسانوں سے پرانی کم سے کم قیمت پر خریدا جائے گا۔ حکومت کی جانب سے پیش کردہ مذکورہ تجویز قابل غور نہیں ہے، اس لیے ہم اسے مسترد کرتے ہیں۔ حکومتی منصوبوں پر اتفاق رائے نہ ہونے کے باعث کل سے کسان نئی دہلی کی جانب پرامن احتجاجی مارچ دوبارہ شروع کریں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ کسانوں کے تمام تر مطالبات پورے نہ ہونے تک نئی دہلی کی جانب پرامن مارچ جاری رہے گا۔ مشہور روسی اپوزیشن رہنما الیکسی نوالنی کی بیوہ نے روس کے صدر ولادیمیر پوٹن پر اپنے شوہر کے قتل کا الزام عائد کر دیا ہے۔ جاری کردہ ویڈیو بیان میں الیکسی نوالنی کی بیوہ نے کہا ہے کہ نوالنی کو پوٹن نے قتل کروایا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ الیکسی 3 سال کی اذیت اور تشدد کے بعد جیل میں وفات پا گئے ہیں۔ ولادیمیر پوٹن کے خلاف لڑائی میں 1 دہائی سے زیادہ عرصے تک الیکسی نوالنی کا ساتھ دینے والی ان کی اہلیہ نے اپنے شوہر کے کام کو جاری رکھنے کا وعدہ کیا ہے۔ انہوں نے اپنے شوہر کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا بھی عزم کیا۔
पापा न्यू गिनी में कबाइल के तसादुम में 64 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। बरतानवी मीडिया के मुताबिक पापा न्यू गिनी के इलाके होमलैंड के सूबे अंगा में कबाइलियों ने एक दूसरे पर हमला किया, जिससे खवातीन और बच्चों समेत 64 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक होमलैंड कई साल से तसादुम की लपेट में है। गैर कानूनी असलहे की भरमार है। तसादुम को मजीद बढ़ावा दिया जाता है। कबाइली जमीन के तनाज़े की वजह से एक दूसरे पर हमला करते हैं। गुज़िश्ता साल जुलाई में तसादुम के बायस 3 माह का लॉकडाउन नाफिज किया गया था। हालिया तसादुम में 17 कबाइल मुलव्विस हैं। अफगानिस्तान में शदीद बारिश और बर्फबारी ने तबाही मचा दी। लैंडस्लाइडिंग के बायस 25 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। अफगानिस्तान के मशरकी सूबे नूरिस्तान और पंजशेर बारिश और बर्फबारी से सबसे ज्यादा मुतासर हुए हैं। दोनों सूबों का मुल्क के दीगर सूबों से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। शदीद बर्फबारी और बारिश से लैंडस्लाइडिंग के नतीजे में 20 मकानात तबाह हो गए, जिससे 25 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए, जबकि दर्जनों अफराद मलबे तले दबे हुए हैं। सियाहती मकामात नथिया गली, डोंगा गली, अयूबिया में शदीद बारिश और बर्फबारी के बायस मरी रोड की राब्ता सड़कें ब्लॉक हो गई। सयाह होटलों में महसूर हो गए। एहतियात से सफर करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। मरी रोड पर तौहीदाबाद के मुकाम पर बर्फानी तौदे ने मरी और गलियात का राब्ता मुनक़ता कर दिया। मरी रोड की बहाली का काम हंगामी बुनियादों पर जारी है। रेस्क्यू ज़राए का कहना है कि सयाहों को महफूज मकामात पर पहुंचाया जा रहा है। बल्तिस्तान डिवीजन के नशेबी इलाकों में बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू हो गया है। बर्फबारी के बायस मुतअद्दिद बालाई इलाकों के साथ ज़मीनी राब्ते भी मुनक़ता हैं। लवारी की अतराफ में 3 फुट तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है, जिसकी वजह से लवारी टनल बंद और इलाके में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। कालाम में शदीद बर्फबारी के बाद राब्ता सड़कें ब्लॉक हो गईं, जबकि दयामीर, गजर, अस्तौर और इसकरदू के बालाई इलाकों में बर्फबारी से गाड़ियां फंस गईं। कोहिस्तान में लैंडस्लाइडिंग के बायस शाहराह कराकुरम बंद हो गई। PSL 9 के चौथे मैच में कोयडा ग्लेडिएटर्स ने दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेले गए मैच में लाहौर कलंदर्स ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। मुकर्ररा 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 187 रन बनाए। कोयटा ग्लेडिएटर्स ने लाहौर कलंदर के 188 रन के हदफ को 5 विकेट के नुकसान पर 5 गेंदों कबल ही हासिल कर लिया। लाहौर कलंदर की यह मुसलसल दूसरी शिकस्त है। पहले मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने दिफाई चैंपियन को 8 विकेट से हराया था। पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका के दरमियान खेले जाने वाली सह मुल्की ब्लाइंड क्रिकेट सीरीज के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन के मुताबिक सह मुल्की ब्लाइंड क्रिकेट सीरीज 22 फरवरी से ICC क्रिकेट एकेडमी दुबई में शुरू होगी। सीरीज के इफ्तिताही मैच में रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत 22 फरवरी को आमने सामने होंगे। 23 फरवरी को भारत श्रीलंका, जबकि 24 फरवरी को पाकिस्तान श्रीलंका का मैच होगा। टॉप 2 टीमें फाइनल में 25 फरवरी को मद्दे मुकाबिल होंगी। सीरीज के लिए कौमी ब्लाइंड टीम का तरबियती कैंप जारी है। सीरीज में निसार अली कौमी ब्लाइंड टीम की क़यादत करेंगे। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।